नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 22 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या है कि निम्न में से किस शहर में भारत की पहली बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था पुणे शहर में। ठीक है, देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने अक्षय ईंधन और रसायनों के लिए भारत की पहली एकीकृत बायो रिफाइनरी खोली, जो बायोमास की एक श्रृंखला से इथेनॉल का उत्पादन करेगा। राहु महाराष्ट्र के पुणे जिले में है और यह सुविधा वहीं स्थित है। प्राज इंडस्ट्रीज ने प्रदर्शन संयंत्र का भी निर्माण किया है। उसके बाद जान लीजिए कि नया खोला गया बायो रिफाइनरी संयंत्र बेहतर उत्पाद पैदावार के साथ चावल और गेहूं के भूसे, कपास के डंठल, खोई, गन्ने के कचरे, मक्के के गोले और स्टोवर जैसे बायोमास की एक श्रृंखला को संसाधित करके प्रति वर्ष 1 मिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्या कि यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो किस मौलिक अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन होगा? तो किसका होगा? तो देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन होगा। देखिए, यदि लोगों के एक समूह को केरल में एक तेलुगु माध्यम स्कूल खोलने की अनुमति से वंचित कर दिया गया तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। संविधान के अनुसार सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपना स्वयं का शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, देखिए, मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के जबरदस्ती और पूर्ण अधिकार के उपयोग से बचाते हैं। नतीजन संविधान सरकार और अन्य लोगों के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान कहता है कि सभी धार्मिक, भाषाई या फिर अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए कि उस योजना का नाम बताइए जिसकी घोषणा भारत सरकार ने 2019 के बजट में से किया था, जो छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की गारंटी प्रदान करेगा। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। देखिए, भारत सरकार का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक की मूल आय सहायता प्रदान करता है। पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट में योजना की घोषणा किया है। प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह योजना दिसंबर 2018 में लागू हुआ। प्रत्येक योग्य किसान को 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिएगा कि कोलकाता में मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ कौन सा संगठन भारत के पशु संसाधन के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारत के जीव जंतु संसाधनों के सर्वेक्षण का प्रभारी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता और 16 क्षेत्र स्टेशन में है। भारत में जीवों की 92,037 प्रजातियां, जिनमें से 61,375 कीट हैं, देश की अलग अलग जलवायु और भौतिक परिस्थितियों को दर्शाती है। अकेले भारत में यह भविष्यवाणी की गई है कि लगभग 2 बार कई प्रजातियों की खोज की जानी बाकी है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने किया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने न केवल भारतीय संग्रहालय, जो कि 1875 में बना था, की मातृ संस्था था, बल्कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का भी था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्या है कि किस संविधान संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 36वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए, 1975 के संविधान, जो कि 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अधिनियम में कहा गया है कि सिक्किम की जो विधानसभा में कम से कम 32 सदस्य होने चाहिए और सिक्किम की विधानसभा का गठन अप्रैल 1974 में सिक्किम में हुए चुनावों के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसमें 32 सदस्य चुने गए बाद में मौजूदा सदस्यों के रूप में संदर्भित होंगे। संविधान के तहत विधिवत गठित सिक्किम राज्य की विधानसभा मानी जाएगी। सिक्किम देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल जो है 7,096 किलोमीटर है और इसकी आबादी 5,40,000 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने निम्न में से कौन सी विधि विकसित किया था? तो ये क्या था? तो कौन सा व्यवस्था था? ये था महालवादी व्यवस्था किया था।
देखिए, भारत में महलवादी व्यवस्था का जो उपयोग है स्थानीय स्वायत्तता की रक्षा के लिए किया जाता है। हॉल्ट मैकेंजी ने इसे 1822 में सबसे पहले पेश किया था। महल, जिसका अर्थ है कि घर, जिला, पड़ोस या फिर सेक्टर, हिंदी में महलवादी नाम का स्रोत है। महलवादी में गांवों या गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए जमींदारों या नंबरदारों को नामित किया गया था। ग्राम समुदायों को करों के भुगतान के लिए जमींदार संयुक्त रूप से जिम्मेदार था। उसके जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों में यह व्यवस्था हावी था। हॉल्ट मैकेंजी भारत में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक थे। जुलाई 1807 में उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखक के रूप में काम पर रखा गया और 1831 में इंग्लैंड में सेवानिवृत्त होने तक वे रैंकों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़े। वह भारत में भू राजस्व की महलवादी व्यवस्था की स्थापना में प्रभावशाली भी थे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए क्या कि शिप्रा नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा उज्जैन। देखिए, उज्जैन का जो पवित्र शहर शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। शहर के अलंकृत नदी तट घाटों पर सिंहस्थ मेला यानी कि कुंभ मेला हर 12 वर्ष में होता है। जैसा कि देवी शिप्रा नदी का वार्षिक उत्सव होता है। शिप्रा नदी के किनारे सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं। कुंभ मेला एक जल उत्सव है। हर 12 वर्ष में लाखों लोग 4 प्राचीन शहरों उज्जैन, जो कि शिप्रा नदी के किनारे, नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे, इलाहाबाद और हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है, में एक नदी के तट पर पानी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, जो मोचन का वादा करता है। उसके बाद जान लीजिए कि शिप्रा, जिसे कभी कभी छिपरा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक नदी है। नदी धार जिले में शुरू होता है और मालवा पठार के उत्तर में चलती है। अंततः मंदसौर में एमपी राजस्थान सीमा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिड, जो केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। देखिए, पौधे और शैवाल कोशिकाओं में प्लास्टिड होते हैं, जो डबल झिल्ली वाले अंग होते हैं। प्लास्टिड खाद्य उत्पादन और भंडारण के प्रभारी हैं। इनमें अक्सर प्रकाश संश्लेषक वर्णक के साथ साथ अन्य वर्णक होते हैं, जो कोशिका के रंग को संशोधित कर सकते हैं। कई पौधे एक ही माता पिता के प्लास्टिड से निकले हुए होते हैं। कई जिम्नोस्पर्म नर पराग से प्लास्टिड प्राप्त करते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म मादा युग्मक से प्लास्टिड प्राप्त करते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि केवल एक माता पिता शैवाल को प्लास्टिड प्रदान करते हैं। प्लास्टिड डीएनए वंशानुक्रम में पूरी तरह से एक तरफा प्रतीत होता है। संकरण के दौरान प्लास्टिड का वंशानुक्रम अधिक अनियमित प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा कि चांदी के आभूषण कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए, सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए चांदी हवा में सल्फर के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है, इसीलिए। देखिए, चांदी के आभूषण हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं, क्योंकि चांदी हवा में सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S बना लेता है। चांदी हवा में सल्फर यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, फार्मूला क्या होता है? H2S होता है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो है ना, ये Ag जो सिल्वर होता है वो पॉलिश चांदी की होना चाहिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन उसमें मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है, जो कि कलंकित चांदी कहलाएगा ये। यहाँ पे जल यहाँ पे बाहर होगा। देखिए, जंग की एक रासायनिक प्रतिक्रिया होता है जिसे चांदी का कलंकित करना भी कहा जाता है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S काला होता है, यह चांदी को काला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिएगा कि MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक डैश है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? तो ये कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है। यह x86 आधारित पर्सनल कंप्यूटरों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे IBM PC DOS के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया है और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो MS-DOS के साथ संगत होने का प्रयास करते हैं उन्हें एक साथ DOS, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सामान्य संक्षिप्त नाम भी है, को कहा जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि 1980 के दशक के दौरान MS-DOS IBM PC संगत प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जब तक कि इसे धीरे धीरे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, जैसे कि ग्राफिकल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिएगा कि किस देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ भारत ने मार्च 2019 में सड़क और संरचना के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो देखिए, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
और ऑस्ट्रेलिया गणराज्य के संघ के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण, ऊर्जा, गतिशीलता, नवाचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सड़क अवसंरचना क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देता है, जो लंबे समय से चल आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देता है और व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार करता है। समझौता ज्ञापन सड़क परिवहन, सड़क राजमार्ग, बुनियादी ढांचे के विकास, प्रबंधन और प्रशासन, सड़क सुरक्षा और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए ढांचा प्रदान करने का इरादा करता है। उसके बाद जान लीजिए कि परिवहन क्षेत्र में इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से सड़क परिवहन क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय सहयोग बेहतर सड़क सुरक्षा और क्षेत्र के लिए आकर्षक वित्त पोषण विकल्पों के मामले में लाभप्रद होगा। इस प्रकार दोनों देशों के बीच पहले से ही अच्छे संबंधों को प्रोत्साहित और तीव्र करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। देखिए भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। यह वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और शिक्षकों की उपलब्धियों और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस लोगों को देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों की याद दिलाने का कार्य करता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह उन सभी को सम्मानित करने का दिन होता है जिनमें विज्ञान की उन्नति में योगदान दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखेगा कि अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट के खिलाफ 60 वर्षों से अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या हो जाएगा? तो उसका देखिए नाम होगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित 60 वर्षों से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए पेंशन योजना है, जो 4 मई 2017 से 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध था। योजना को 31 मार्च 2020 से आगे 3 वर्षों के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना वर्ष 2020-21 के लिए प्रति वर्ष 7.40% की प्रारंभिक गारंटीकृत दर प्रदान करती है। उसके बाद हर वर्ष दर पुनर्स्थापित किया जाता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7.40% की मासिक पेंशन सुनिश्चित करेगा। पेंशन की यह गारंटी दर 31 मार्च 2022 तक खरीदी गई सभी पॉलिसियों के लिए पूरे 10 साल की बीमा अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा। 3 पॉलिसी वर्षों के बाद एक ऋण सुविधा उपलब्ध है। अधिकतम ऋण राशि जो दी जा सकती है वह खरीद मूल्य का 75% है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिएगा कि किस मंत्रालय ने इस सहज वेबसाइट लॉन्च किया है जो संगठन, फॉर्म, कंपनियां, व्यक्तियों को इंटरनेट पर कहीं से भी सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है? तो किस मंत्रालय का है? देखिएगा गृह मंत्रालय का हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण उद्योगों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए व्यक्तियों और निजी संगठनों के लिए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना आसान बनाने के लिए ई-सहज मंच बनाया है। जब संवेदनशील उद्योगों और स्थानों से जुड़े व्यावसायिक प्रस्तावों को सुरक्षा मंजूरी देने की बात आती है तो मंच पारदर्शिता बढ़ाने का इरादा रखता है। इससे पहले कि प्रशासनिक मंत्रालय निगम, बोलीदाताओं और लाइसेंस, परमिट, अनुमति और अनुबंध वाले लोगों को जारी करता है, गृह मंत्रालय कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी देने के लिए केंद्र निकाय है। उसके बाद जान लीजिए कि महत्वपूर्ण उद्योगों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी आर्थिक खतरों सहित पर संभावित सुरक्षा खतरों को मूल्यांकन करती है और जोखिम मूल्यांकन प्रदान करता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिएगा कि अक्टूबर 2020 तक इंस्टाग्राम के प्रमुख का नाम बताइए जो इंजीनियरिंग, उत्पादन और संचालक सहित व्यवसाय के सभी कार्यों की देखरेख करता है। तो देखिए ये कौन हो जाएगा? जो कि एडम मोसेरी हो जाएगा। ये देखिए एडम मोसेरी इंस्टाग्राम के प्रमुख हैं, जहां वे इंजीनियरिंग, उत्पाद और संचालन के प्रभारी हैं। एडम को ऐसे अनुभवों का निर्माण करने के लिए सावधानीपूर्वक उत्पाद रणनीति के साथ तेज डिजाइन सोच के संयोजनशील के लिए जाना जाता है, जो लोगों को एक साथ लाते हैं और उन वास्तविक कनेक्शन को प्रेरित करते हैं। उन्होंने उत्पाद प्रबंधन में जाने से पहले और कई वर्षों तक न्यूज फीड उत्पाद और तकनीकी टीमों का नेतृत्व करने से पहले फेसबुक के मोबाइल ऐप के लिए एक डिजाइन निदेशक के रूप में काम किया है। इंस्टाग्राम से जुड़ने से पहले वह न्यूज फीड के प्रमुख थे, जहां उन्होंने अंततः CEO बनने तक उत्पादों की निगरानी किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए क्या है कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसका गठन पशु कल्याण कानून और भारत सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? तो ये देखिए ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? ये पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत किया गया था।
रुक्मणी देवी अरुणडेला एक प्रसिद्ध मानवतावादी बोर्ड के गठन में आवश्यक थी और उन्होंने इसकी पहली अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। बोर्ड 28 सदस्यों से बना है जो 3 साल तक सेवा करता है। इसका मुख्यालय पहले चेन्नई में स्थित था, लेकिन 2018 की शुरुआत में से हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र की बल्लभगढ़ में हस्तांतरित कर दिया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि मूल रूप से बोर्ड भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन था। पशु क्रूरता निवारण का जो मुद्दा है 1990 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था और यह वर्तमान में वहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सा एक जंतु हार्मोन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा एक जंतु हार्मोन। ठीक है, देखिए इंसुलिन मूल रूप से गाय और सूअर के अग्नाशय से निर्मित किया गया था। जानवरों से प्राप्त इंसुलिन गोमांस या फिर हॉग अग्नाशय की इत्यादि से निर्मित होता है और कई वर्षों से मधुमेह को सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ऊतक को विकसित करने के लिए पोषण संबंधी स्थितियों को संकेत देकर वृद्धि और विकास के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह आमतौर पर कशेरुकियों में ग्लूकोज के उपापचय से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में प्रारंभ किए गए अभियान का नाम क्या है जो पर्यावरण संरक्षण के कार्य को प्रबल करने के लिए व्यक्तियों या संगठन के द्वारा की गई छोटी छोटी सकारात्मक कार्यों की सराहना करता है। तो ये हो जाएगा ग्रीन गुड डीड्स हो जाएगा। ये ग्रीन गुड डीड्स जनवरी 2018 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो पर्यावरण संरक्षण के कार्य को मजबूत करने के लिए व्यक्तियों का संगठनों द्वारा किए गए छोटे सकारात्मक कार्यों की सराहना करता है। उसके बाद जान लीजिए कि ग्रीन गुड डीड्स पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शामिल करने के लिए एक अवधारणा है। फिर जान लीजिए कि अभियान जिसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया था, पर्यावरण संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों या संगठन के द्वारा किए गए छोटे अच्छे कार्यों को मान्यता देता है। उसके बाद जान लीजिए कि अपने हरित सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने 600 से अधिक ग्रीन गुड डीड्स की एक सूची तैयार किया है और लोगों से अपने व्यवहार को ग्रीन गुड डीड्स में बदलने का अनुरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिएगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरुद्ध में हुआ था। तो ये हुआ था किसके निर्णय में, ये हुआ साइमन कमीशन के विरुद्ध में। देखिए लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के कुछ हफ्तों के बाद मृत्यु हो गई थी, जब उन्होंने अखिल ब्रिटिश साइमन कमीशन के खिलाफ एक हिंसक विरोध जुलूस का नेतृत्व किया था, जिसे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारतीय संवैधानिक कानून को बदलने के लिए स्थापित किया गया था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। पंजाब केसरी उनका लोकप्रिय उपनाम था। वह लाल बाल पाल तिकरी के 3 सदस्यों में से एक थे। उसके बाद जान लीजिए कि 1894 में वह पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के शुरुआती चरणों में भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिएगा कि उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है जिसके अधीन सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। तो क्या नाम था, वो जगह लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की नीति की स्थापना किया था, जो कि 1813 से 1823 तक उसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। निगम सर्वोच्च कानून सर्वोच्च शक्ति बन गया और वह अपने हितों की रक्षा के लिए इस नीति के तहत किसी भी भारतीय राज्य की विजय को उचित ठहराया गया। इस प्रक्रिया के दौरान जब अंग्रेजों ने कर्नाटक के छोटे राज्यों को जीतने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड मोइरा 1813 से 1823 तक 10 वर्षों तक भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद जान लीजिए कि उसके प्रशासन को हस्तक्षेप करने वाला और युद्ध नीतियों के लिए याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिए कि A.R. रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते हैं। तो ये 2009 में जीते थे। देखिए A.R. रहमान ने इतिहास रच दिया जब वह 2009 में 2 अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। लोकप्रिय संगीत निर्देशक ने मद्रास मोजार्ट को डब करके 2 अकादमी पुरस्कार जीते, एक स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मूल स्कोरर के लिए और दूसरा फिल्म के व्यापक रूप से लोकप्रिय वैश्विक गीत जय हो के लिए जीते। A.R. रहमान एक भारतीय फिल्म संगीतकार, रिकॉर्ड निर्माता, गायक और संगीतकार हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय सिनेमा विशेषकर तमिल और हिंदी फिल्मों के लिए और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम करते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि पद्म भूषण जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, उन्हें 2010 में भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। रहमान की उपलब्धियों में 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अकादमी पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, उसके बाद 15 फिल्म फेयर पुरस्कार और 17 साउथ फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे, तो वो थे देखिए यहाँ पे
वीवी गिरी थे, ठीक है, वीवी गिरी। देखिए, वीवी गिरी राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। वह एक भारतीय राजनेता और कार्यकर्ता थे जिन्होंने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक देश के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए और पहले एकमात्र राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या है कि उस योजना का नाम क्या है जो 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को अकस्मात मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख और उससे अधिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा किसके लिए? ये होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सरकार के द्वारा प्रायोजित एक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम है। वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने फरवरी 2015 में अपने 2015 के बजट भाषण में इसे संशोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई को कोलकाता में सार्वजनिक रूप से इसका शुभारंभ किया था। 18 से 70 वर्ष के बीच के लोग जिनके बैंक खाते हैं वे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं, जिसका 12.5% वार्षिक प्रीमियम है। उसके बाद जान लीजिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर जीएसटी लागू नहीं होता है। यह बीमा योजना जो बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है 1 जून से 31 मई तक 1 साल की बीमाकृता राशि प्रदान करता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्य बीमा कंपनियों के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए क्या है कि पेटा इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 2000 ईस्वी को शुरू हुआ था। देखिए, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया की स्थापना 2000 में इस साधारण विश्वास के साथ किया गया था कि जानवर हमारे खाने, पहनने, प्रयोग करने या फिर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। पेटा इंडिया ने कई जानवरों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार किया है और अनुसंधानी और विधायी कार्य, सार्वजनिक शिक्षा, पशु बचाव, आकर्षक प्रदर्शन, सेलिब्रिटी भागीदारी और हमारे युवा विभाग पेटा यूथ के साथ आउटरीच के माध्यम से अनगिनत लोगों की जान बचाई है। इसके बाद जान लीजिए कि पेटा इंडिया कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत निगमित एक गैर लाभकारी व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखा कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नींव रखा था? तो ये रखा था किसने? तो प्लासी का युद्ध ने। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का नींव रखा। प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में लगभग 2 शताब्दियों के ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत को चिन्हित किया। बंगाल के नवाब के पतन के साथ बड़े पैमाने पर राजद्रोह के कारण इस तरह के ऐतिहासिक महत्व की घटना के लिए उल्लेखनीय रूप से जबरदस्त सैन्य टकराव था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनीज के व्यापार करने के लिए एक शाही चार्टर दिया गया था, जिसमें अपनी सेना को संगठित करने की क्षमता भी शामिल था इसमें। उसके जान लीजिए कि भारत में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया इसी तरह का एक मिशन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया था। 1755 में सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब के रूप में पदभार संभाला था और फ्रांसीसी समर्थक रवैया अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि शक युग पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के पहले महीने का नाम क्या है, जिसे आधिकारिक उद्देश्य के लिए ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा चैत्र महीना। देखिए, निम्न आधारित उद्देश्यों के लिए शक युग पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग चैत्र के पहले महीने के रूप में और 365 दिनों के एक नियमित वर्ष के रूप में 22 मार्च 1957 को ग्रेगरियन पंचांग के साथ अपनाया गया था। भारत का राजपत्र ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार कैलेंडर पंचांग भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। सरकारी संचार जनता को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद जान लीजिए कि चैत्र हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है। चैत्र हिंदू पंचांग और भारतीय नागरिक पंचांग दोनों में से वर्ष का पहला महीना होता है। पंचांग के आखिरी महीने के लिए चैत्रो बंगाली नाम होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखा कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकन प्राप्त करने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सा था? तो ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा कौन सा फिल्म हो जाएगा? ये हो जाएगा लगान फिल्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आमिर खान की फिल्म लगान को ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला था। हालांकि साल 2002 में इसे बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। चलिए लगान से जुड़े कुछ और बातें जान लेते हैं। यह फिल्म साल 2001 में आया था। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते थे, जिनमें से कौन कौन सा था? फिल्म फेयर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए यहाँ पे फिल्म फेयर था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, स्क्रीन पुरस्कार था, उसका IIFA पुरस्कार शामिल था इसमें। उसके बाद इस फिल्म की कहानी 1893 में पश्चिमी भारत के चंपानेर शहर में घटित होती है। इस फिल्म को बनाने वाले आशुतोष ग्वारिकर ने कहा था कि इसे बनाना लगभग असंभव था। इस फिल्म की प्रेरणा BR चोपड़ा की फिल्म नया दौर से मिला था।
क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार जीवाणु हेलियोबैक्टर पायलोरी की खोज के लिए शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहाँ देखिए किसको मिला है, तो ब्रूस देखिए किसको मिला है, तो ये रॉबिन वारेन और बेरी मार्शेल को मिला है। रॉबिन वारेन एसी एक ऑस्ट्रेलियाई रोग विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार विजेता और शोधकर्ता है, जिन्हें बेरी मार्शल के साथ 1979 में बैक्टीरिया हेलियोबैक्टर पायलोरी के फिर से खोज करने का श्रेय दिया जाता है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में मार्शल सेंटर के सह निदेशक बेरी जेम्स मार्शल एक ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक और शारीरिक क्रिया विज्ञान या मेडिसिन में चिकित्सा पुरस्कार विजेता है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम क्या है जो महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्र में बुनियादी या अनुपयुक्त विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा, ये होगा महिला वैज्ञानिक योजना, ये हो जाएगा। ये देखिए महिला वैज्ञानिक योजना ये महिला वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को विज्ञान और इंजीनियरिंग सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी या फिर अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम जेंडर यानी कि लिंग को मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से होने वाले प्रतिभा पलायन से बचाता है, बल्कि महिलाओं को प्रशिक्षित और उन्हें बनाए रखता है। कार्यक्रम शुरू में बेंच वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने के अवसर प्रदान करेगा और अंततः विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्थायी पदों तक ले जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए क्या है कि वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण किसे मिला था? तो मिला था अजय चक्रवर्ती को, अजय चक्रवर्ती को मिला था। देखिए पंडित अजय चक्रवर्ती का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1953 को। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, संगीतकार, गीतकार और पटियाला कसूर घराने के प्रतिपादक हैं। उन्हें 2020 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और 2011 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए किस संगठन ने 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए भारत को वैश्विक मेजबान के रूप में चुना था? तो देखिए ये चुना था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व के कारण 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करने के लिए भारत को चुना है। प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है और इसमें विज्ञान भवन में वार्ता की एक श्रृंखला, विज्ञान भवन के पीछे राजपथ लॉन में एक विशाल प्रदर्शनी और एक समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने भाग लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली था। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि बादोच्छम कहाँ का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। देखिए भारत के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य के पश्चिम कामेंग जिले का एक छोटा समूह शेरदुकपेन बाडोछम नृत्य करते हैं, जो इस क्षेत्र में लोक नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में परंपराओं की एक विशाल श्रृंखला है और कई जनजातियां राज्यों में बस गई है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संस्कृति और नृत्य रूप है, जो अलग अलग अवसरों पर मनोरंजन और समाजीकरण के लिए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने का प्रदर्शन किए जाते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि बाडोछम एक पुराना नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और अभी भी इसके निवासियों के बीच उत्साह से नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसके कारण काला आजार रोग होता है? तो होता प्रोटोजवा के कारण। देखिए काला आजार मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से होता है, जो कि लिस्मेनिया परजीवी का एक वाहक होता है। काला आजार मादा फ्लेबोटमाइन सैंड फ्लाई के काटने से होता है, जो लिस्मेनिया परजीवी का एक वाहक होता है। ठीक है। उसके जान लीजिए कि रेत मक्खियां पशुओं और मनुष्यों से रक्त प्राप्त करती है, जिसकी उन्हें अपने डंकों के विकास के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिएगा कि आयुष विभाग का पुराना नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इसका पुराना नाम क्या होगा? भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग हो जाएगा। देखिए आयुष विभाग का पुराना नाम भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी विभाग था। इसका स्थापना मार्च 1995 में हुआ था। नवंबर 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया। आयुष विभाग के बारे में चलिए कुछ और जान लेते हैं। आयुष विभाग का जो मकसद है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आयुष विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस को मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के वन्य जीव और वनस्पतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की वजह चलिए जान लेते हैं। 3 मार्च 1973 को वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस दिन को मनाने का जो मकसद है लोगों को अवैध शिकार और वन्य जीव अपराधों के खिलाफ जागरूक करना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिएगा कि फरवरी 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था? तो देखिए ये किया गया था पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के तहत किया गया था। देखिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है जिसे पांडुलिपियों के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन आधार बनाने और पहुंच जागरूकता और शैक्षिक उपयोग में सुधार करने के लिए भारतीय पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, पता लगाने और संरक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। मिशन को फरवरी 2003 में भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा परियोजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ शुरू किया गया था। यह भारतीय पांडुलिपियों के ग्रंथ सूची डेटाबेस को संकलित करता है और पांडुलिपि संरक्षण और सुरक्षा में सहायता करता है। उसके बाद जान लीजिए कि संगठन भारतीय पांडुलिपि बहाली और संरक्षण, साथ ही इसके डिजिटलीकरण के विषय पर अध्ययन और प्रकाशन के माध्यम से पहुंच और छात्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिएगा कि सोंगपो और दिहंग किस नदी के अन्य नाम हो जाएगा? तो यह जगह ब्रह्मपुत्र नदी का। देखिए यारलुंग सांगपो, जिसे आमतौर पर यारलुंग जांगपो के नाम से भी जाना जाता है, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का एक सहायक नदी है। यह तिब्बत की सबसे लंबी नदी और चीन की छठी सबसे लंबी नदी है। शीर्ष खंड को डांगके जंगबू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अनुवाद हॉर्स रिवर होता है। यह पश्चिमी तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर से शुरू होता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण पूर्व और मानसरोवर झील और अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करने से पहले दक्षिण तिब्बत घाटी और यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैन्यन से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले सोशल मीडिया साइट कौन सा था? ये तो कौन सा था? यहाँ पे 6 डिग्रीज हो जाएगा, 6 डिग्रीज। देखिए 6 डिग्रीज को दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसकी शुरुआत साल 1997 में हुआ था, जिसे एंड्रयू वेनरिच ने लॉन्च किया था। 6 डिग्रीज के बाद 2000 के दशक के शुरुआत में फ्रेंडस्टर और माइस्पेस जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता था? तो ये किसने जीता था? ये जीता था जाकिर हुसैन ने। देखिए तबला वादक जाकिर हुसैन ने साल 2008 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। यह अवार्ड उन्हें समकालीन विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में मिला था। ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए जाकिर हुसैन ने मिक्की हार्ट, सिकिरू अदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ मिलकर ये काम किया था। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या है कि अंतरा फसलीकरण अपनाना किसे संदर्भित करता है? तो देखिए ये हो जाएगा निकटता में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, ये हो जाएगा। देखिए अंतरा फसलीकरण 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना है, जिसमें कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार का फसल उगाना हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।